आ रहा है फ्रेश। जी। हम लोग गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जी। 3 प्रेसिडेंसी हुआ था। एक हुआ था बंगाल, एक मद्रास, एक हुआ था मुंबई। भारत में टोटल कितने प्रेसिडेंसी थे? 3 थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर जगह का एक गवर्नर हुआ था। अंग्रेज बताए थे कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और वहाँ पे हार हो गई थी। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, मीर जाफर और उस मीर कासिम न था, नहीं मीर जाफर और शुजाउद्दौला, तीनों हार गए थे। और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो जब 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध हो गया तो यहाँ पे भारत के राजाओं ने वो युद्ध हार गया। उसके बाद 1765 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद की संधि करने के लिए कोई ना, जब युद्ध होता था तो एक संधि होती थी लास्ट में, तो संधि में इलाहाबाद की संधि नाम दिया गया। और इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव को 1757 ईस्वी में जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था पलासी के युद्ध, उसको बुलाया गया इलाहाबाद की संधि करने के लिए। तो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में। किसके बीच होगी? शाह आलम द्वितीय, आलम सेकेंड और अंग्रेज की तरफ से होगा रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम सेकेंड और अंग्रेज की तरफ से कौन होगा? वीडियो फ्रेश आ रहा है। तो यहाँ पे बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और जो आज का बांग्लादेश है वो भी शामिल था। तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी यही था, बंगाल। सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी कौन था? बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब गवर्नर, अब जब बंगाल हम लोग जब जीत चुके हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल को जब जीत लिया तो वहाँ पे गवर्नर वहाँ पे रखेगा अपना। ठीक है, तो एक बॉम्बे का गवर्नर रखेगा, एक मद्रास का गवर्नर रखेगा और एक बंगाल का गवर्नर रखेगा। देखना है पोस्ट कैसे कैसे चेंज हुआ। पहला हो गया बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों गवर्नर को इसके गवर्नर का अधीन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर दोनों के किसके अंडर में कर दिया जाएगा? बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया जाएगा और उसी का नाम हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। हर एक पारित होगा, जब भी ये नाम चेंज होगा तो एक पारित होगा। उस एक्ट को ध्यान में रखना है। पूछ देगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पूछ सकता है बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। क्या बनेगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, पहले बनेगा बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद जब 1857 की जब युद्ध होगी तो 1858 में एक एक्ट आएगा। उस एक्ट के तहत जो भारत का जो राजपाट था, जो भी देखना रख रखाव भारत में कैसे, भारत को कैसे चलाना है, तो वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ जो है वो अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है, जब अपने अंडर में ले लेगी तो वहाँ पे नाम दिया जाएगा भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। ठीक है, ये 4 पोस्ट हो गया। बंगाल का गवर्नर, पूछ देगा बंगाल का गवर्नर कौन था। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम पूछता है, गवर्नर जनरल प्रथम कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का वायसराय कौन था। नहीं आ रहा है फिर इस 4 पोस्ट को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लिए 3 प्रेसिडेंसी था। अब हमें बताया कि गवर्नर गवर्नर जनरल धीरे धीरे सब कुछ उसमें पोस्ट में बदलाव होगा। ठीक है, पहले गवर्नर बनेगा, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, फिर भारत का वायसराय बनेगा। ठीक है, इस पोस्ट को देखना है कि पहले भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। पहला पोस्ट है गवर्नर। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव।
पूछ दे ये क्या था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसका 2 काल है, 65 से 67 और 57 से 60। तो 65 से 67 वाला इसका हम लोग कार्यकाल देखेंगे, ठीक है। तो अभी पता है इसके काल में क्या हुआ, इसके काल में क्या हुआ था, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि। वीडियो प्लेस आ रहा है ना, इलाहाबाद की संधि हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद की क्या हुआ था, संधि हुआ था। और इलाहाबाद की जब संधि हुआ तो इसमें द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गया। द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली का मतलब द्वैत मतलब होता है दो। एक तो कंपनी का अधीन क्या क्या रहेगा, दूसरा वहां के राजा का अधीन क्या क्या रहेगा। तो कंपनी का अधीन राजस्व आ जाएगा, राजस्व, विदेशी मामला, सैनिक संरक्षण, जो शासन प्रणाली। और इसको होगा कि शासन चलाना, इसका काम क्या होगा, शासन चलाना। ये किसका काम होगा, राजा का काम क्या होगा, शासन चलाना। अंग्रेज इतने तेज थे कि शासन चलाने का जिम्मेवारी खुद नहीं लिए, क्योंकि शासन चलाते तो वहाँ के प्रति जो वहाँ के लोग थे उनके प्रति आक्रोश हो जाता, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में अंग्रेज जब राज करना स्टार्ट किए थे तो राजस्व ले लेते थे। इस शासन चला के राजस्व वसूलता था और अंग्रेज इससे राजस्व ले लेते थे। कोई भी विदेशी मामला था वो अंग्रेज के अंडर में था। सैनिक का संरक्षण था, इस सैनिक को इसका काम था खिलाना पिलाना, लेकिन सैनिक किसका ऑर्डर मानेगा, अंग्रेजों का ऑर्डर मानेगा, ठीक है। तो ये द्वैत शासन प्रणाली पूछेगा, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, ठीक है। जो आगे भी है कुछ, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहीं में 1773 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1773। इसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित होगा। रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। एक मतलब क्या होता है, कानून। रेगुलेटिंग कानून एक पारित होता है जिसमें क्या कह दिया गया, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर का अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर का अधीन कर दिया जाएगा। और बंगाल का जो गवर्नर होगा उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। इसका नाम क्या बदल गया, गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर जनरल। वीडियो फ्रेश आ रहा है, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिव में क्या कहा गया, मुंबई और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर के अधीन कर दिया जाएगा। और बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के क्या किया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, इसको मिटा है। बंगाल का गवर्नर जनरल, इसी में इसको रॉबर्ट क्लाइव को बताएंगे, वारेन हेस्टिंग्स है, क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल। वारेन हेस्टिंग कौन हो जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ये भी आई है, सब जितना भी आई है, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, ठीक है। 1772 इसमें एक होता है, 1772 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में जो भी कंपनी होती है, मान लीजिए कोई कंपनी खोला तो उसमें डायरेक्टर एक होता है।
एक सीईओ होता है, एक डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो एक डायरेक्टर बहुत सारा होता है, ठीक है। तो एक कोर्ट बना था जिसको डायरेक्टर का कोर्ट कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका कोर्ट कहा गया। तो इन्होंने फैसला लिया कि जो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया जाए। द्वैध शासन प्रणाली कौन लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो उसको ये लोग क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेगा? 1772 का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू उसको क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। वीडियो फ्रेश आ रहा है? ठीक है। तो 1772 का पूछ लेता है द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत खत्म हुआ? 1772 का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत खत्म हो गया, ठीक है। ये लोग धीरे धीरे शासन में जब आगे बढ़ेंगे तो इन लोग को एक कोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे कोई ना कोई फैसला होता रहे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कब किया गया? 1774 ईस्वी में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट अलग है, अभी पहले का सुप्रीम कोर्ट देखना है। पहला सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो इसको नहीं मानना है, बस इसको याद रखना है। 1773 ईस्वी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के कारण 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहले जज बने एलिजा इम्पे। इसके पहले जज कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। भी क्वेश्चन। तो किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसके पहले जज कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे बनते हैं, ठीक है। अब इसके काल में कुछ ग्रंथों के इंग्लिश में अनुवाद किया गया, ठीक है। क्योंकि सारे जो संस्कृत में जो ग्रंथ थे उसके यहाँ के सारे लोग संस्कृत का जानकार नहीं थे कि सारे लोग पढ़ पाए। उन लोगों ने यहाँ के कुछ ग्रंथों का, जो भारत में जो ग्रंथ को लोग बहुत बड़ा ज़्यादा मानता था, उस ग्रंथों का क्या करेगा? ये लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेगा, ठीक है। जैसे कि मनुस्मृति हो गया। मनुस्मृति संविधान से पहले यही भारत का कानून था। मनुस्मृति ऐसा कहा गया कि मनु द्वारा लिखा गया। तो मनुस्मृति का जो इंग्लिश अनुवाद करते हैं एक कोड ऑफ जेंटू लॉज से कहते हैं। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। लॉज मतलब क्या होता है? कानून। लॉ मतलब क्या होगा? कानून। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद होता है एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है? विलियम विल्किंस, ठीक है। भागवत जो गीता होता है, भागवत गीता, वीडियो फ्रेश आ रहा है? इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन करता है? विलियम विल्किंस। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करेगा? विलियम विल्किंस करेगा। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करेगा? विलियम विल्किंस करेगा, ठीक है। उसके बाद 1781 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मदरसा खोला जाएगा। पहला मदरसा क्या होता है? जैसे मदरसा क्या होगा? जैसे हिंदू धर्म में गुरुकुल होता है, उसे मुस्लिम इस्लाम धर्म में क्या होता है? मदरसा होता है। यहाँ पे उर्दू में पढ़ाई होगी और मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा कौन खोलेगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कौन खोलेगा? वारेन हेस्टिंग्स खोलेगा। कब खोलेगा? 1781 ईस्वी में। अब इसके बाद 1782 में जोनाथन डंकन ये बनारस में क्या खोलेगा? संस्कृत विद्यालय खोलेगा। बनारस में क्या खोलेगा? संस्कृत विद्यालय खोलेगा। पूछता है किसने खोला था? जोनाथन डंकन ने। 1781। अब इसका वारेन हेस्टिंग के समय क्या क्या काम हुआ? एक तो 1772 वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले जज थे एलिजा इम्पे। मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किया गया एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? विलियम विल्किंस ने किया। 1781 ईस्वी में कोलकाता में पहला मदरसा खोला गया मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। वारेन हेस्टिंग खुद खुलता है जो गवर्नर जनरल रहता है। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है, ठीक है।
और यहाँ पे सबसे वीवीआई क्वेश्चन होता है 1784, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ये किसने किया था? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने, ठीक है। 1781 में कोलकाता में पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग खोलता है। 1782 में जोनाथन डंकन क्या करता है? संस्कृत विद्यालय बनारस में खोलता है। और द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का डेट इसका पूछ लेता है, इसका डेट इंपॉर्टेंट। 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल का एशियाटिक सोसाइटी, कौन? विलियम जोन्स ने। 1784 ईस्वी बंगाल का द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन करता है? विलियम जोन्स, 1784 ईस्वी में, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक वीडियो फ्रेश आ रहा है? ठीक है। अब पूछेगा, अब यहाँ पे समाचार पत्र का, भारत में कोई समाचार पत्र पहले छपता नहीं था, ठीक है। अंग्रेजों क्या करेंगे? समाचार पत्र छपना स्टार्ट करेंगे। तो 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र आएगा द बंगाल गजट, जो क्या होता है? इंग्लिश में होता है, ठीक है। पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन? द बंगाल गजट। अभी जो भी चीज होगा सब बंगाल से ही होगा, द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन हो जाएगा? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। तो होगा 1780 ईस्वी, 1780 ईस्वी में क्या खुलेगा? द बंगाल गजट, ठीक है। समाचार पत्र कौन हो जाएगा? द बंगाल गजट। पूछ लेता है किसने स्टार्ट किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला बंगाल गजट कौन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन हो जाएगा? कब हुआ? कौन स्टार्ट किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये किस भाषा में था? इंग्लिश में था। लेकिन पूछ दिया भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, भारत का पहला, बहुत बार पूछता पहला हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। उदंत मार्कंडे, उदंत मार्कंडे, ठीक है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन हो जाएगा? उदंत मार्कंडे, ठीक है। इंग्लिश समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्कंडे, ठीक है, उदंत मार्कंडे। अब 1784 ईस्वी देखे थे हम लोग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? 1784 ईस्वी में। और इसी समय 1784 ईस्वी में ही, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? पूछ लेता है क्वेश्चन। एक तो एशियाटिक सोसाइटी वाला पूछ लेगा कब आया था, किसने स्टार्ट किया था? प्रथम समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग के समय। पिट्स इंडिया एक्ट के समय आया था, वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग के समय आया था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग इससे क्या करते हैं? इसी एक्ट के कारण अपना रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। अपने पद से क्या करेंगे? गवर्नर जनरल के पद से क्या करेंगे? रिजाइन दे देंगे। और रिजाइन देने के बाद कहाँ चल जाएंगे? इंग्लैंड चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे महाभियोग, भारत में महाभियोग किसके लिए स्टार्ट किया जाता है? महाभियोग नाम सुनिए? किसके लिए महाभियोग क्या है? पॉलिटी में पढ़ा है महाभियोग? इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। तो नहीं लिखी है कॉपी में? याद कौन करेगा? तो ये चल जाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में बर्क वहाँ का न्यायाधीश होता है, बर्क द्वारा इसका महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। तो पूछ देगा वारेन हेस्टिंग ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कारण अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दिया। और वो इंग्लैंड चला गया इस्तीफा देकर, और इंग्लैंड जाने के बाद बर्क द्वारा उसका महाभियोग लगाया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
और ये हम लोग वारेन हेस्टिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वीडियो फ्रेश आ रहा है। एक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंगस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति पूछ लेता है किसके समय पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंगस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय पारित हुआ था? ये भी बहुत भी आई है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंगस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति सब याद होना चाहिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंगस। कॉपी में लिख के सबको याद करना। इसके बाद सर जॉन मैकफेरसन आए, उनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को बारे में पढ़ना है इसके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जितने भी अंग्रेज थे अपने नाम के लॉर्ड लगाते थे, ठीक है। लॉर्ड मतलब भगवान। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वीडियो फ्रेश आ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 17 इनका कार्यकाल 1786 से 1805 तक रहा था। 1786 से 1793 बीच में फिर 1805 में इनका छोटा सा कार्यकाल था। 1783 से 1793, 86 से 93। 1793 में एक कॉर्नवालिस कोड आया, कॉर्नवालिस कोड। तो पूछ जगह नाम से ही लग रहा है कि कॉर्नवालिस के समय आया। पूछा कॉर्नवालिस कोड किसके समय आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। कब आया था? 1793 ईस्वी में। कब आया था? 1793 ईस्वी में। और इनका मेन काम क्या था? पुलिस थाना की स्थापना करते हैं। पुलिस थाना की स्थापना कौन किया था? पहले पुलिस थाना नहीं था, कहाँ था? पहले जिला में था, हर ब्लॉक में हो गया, ठीक है। एक जिला में पुलिस थाना की स्थापना कौन करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक। नागरिक सेवा समझती है क्या होती है? यूपीएससी। यूपीएससी का जनक किसे कहा जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा, एक पहला एक पुलिस थाना का स्थापना जिला में कर देता है। दूसरा इसको नागरिक सेवा का जो भी डीएम, एसपी, डीएसपी जो भी पद है सब इसी के कारण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण। इसको क्या कहा जाएगा? नागरिक सेवा का जनक। अच्छा, जो भारत के जो भी लोग होते थे उनको सेना में सबसे बड़ा पद कौन दिया जाता था? सूबेदार का। सबसे बड़ा पद कौन दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सूबेदार का। इससे बड़ा कोई पद भारत में, जो भारत के लोग जो सेना में थे उनको इससे बड़ा पद नहीं दिया जाता था। सबसे बड़ा पद कौन था? सूबेदार का पद था। सबसे बड़ा पद कौन था? सूबेदार का। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्यतः अस्थाई बंदोबस्त के लिए याद किया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त। इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कब लाते हैं? 1793 ईस्वी में ही लाते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्यतः एक तो नागरिक सेवा का जनक हो गए, पुलिस थाना की स्थापना करते हैं। कॉर्नवालिस कोड 1793 में लाएंगे। और अस्थाई बंदोबस्त इसी के समय आएगा, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी कैसे अब टैक्स, जमीन जिसके पास है कैसे टैक्स देगा, किस तरह टैक्स देगा, सबका इसी में है, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू होगा? जैसे ही देखना है, भारत का एक मैप देखना है। ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे क्या था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। बिहार बंगाल वाली क्षेत्र कौन सा है? बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है। क्षेत्र कौन सा है? बिहार बंगाल, बिहार बंगाल, ओडिशा, झारखंड। कॉपी में लिख लेना है, ओडिशा और झारखंड। बिहार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाला जो क्षेत्र था उसमें अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बिहार बंगाल अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है।
इसमें क्या होता था स्थायी बंदोबस्त में, इसमें हेड कौन होते थे? जमींदार। हेड कौन होते थे? जमींदार। अब इसको समझना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। हेड कौन होते थे? जमींदार। स्थायी बंदोबस्त कौन स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके हेड कौन होते थे? किस क्षेत्र में स्टार्ट किया था स्थायी बंदोबस्त? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। ये 4 एरिया था जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कौन लागू किया था? कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। अब इसके हेड कौन होगा? जमींदार होगा। जमींदार का काम क्या था? जो भी मजदूर थे उनसे वो पैसा लेगा। जो भी मजदूर थे उनसे उसका मनमानी चलेगा। उसको मन करे तो टैक्स बढ़ा सकता है, मन करे तो टैक्स घटा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि 100 रुपया ही टैक्स वसूला। 100 रुपया जमींदार क्या किया? 100 रुपया टैक्स वसूला। 100 रुपया टैक्स वसूला तो इसमें 90 रुपया किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। 10 रुपया अपने पास रख लेगा। ठीक है, यानी 90% इसको किसको देना है? कंपनी को। और 10% जमींदार रखता था जो टैक्स वसूलता था। इसमें क्या कर दिया गया था? यहाँ पे भी अंग्रेज चालाकी किए, खुद से वो टैक्स नहीं लेते थे। वो यहाँ पे जमींदार को नियुक्त कर दिए। जमींदार किसानों से टैक्स लेगा। टैक्स लेगा तो 90% जो टैक्स किसको दे देगा? कंपनी को देगा। 10% टैक्स किसके पास रखेगा? जमींदार। तो इसको 90% को 90/100 भी कह सकते हैं और 10% को 10/100 भी। परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 हो जाता है। तो 9/10 और 1/10, इसको 9/10 कह सकते हैं, इसको 1/10 कह सकते हैं। अब 90% की जगह पर 9/10 लिखा है तो वही चीज हो गया, 90% होता है। परसेंटेज का वीडियो देखी है? तो देखना चाहिए। जब एग्जाम आ रहा है तो नहीं देख रही है तो परसेंटेज जब भी हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा। तो पूछ देगा जमींदार कितना रखता था? एक या तो 10% लिखा रहेगा या 1/10 लिखा रहेगा। तो 1/10 जमींदार रखता था। कंपनी को कितना देता था? 9/10। कंपनी को कितना देता था? 9/10। इसमें जमींदार फ्री था, उसको टैक्स मन करे जितना मन करे उतना टैक्स वसूल सकता था। स्थायी बंदोबस्त कौन सा क्षेत्र में हुए? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। दक्कन के क्षेत्र में क्या हुआ? अब यहाँ पे भी 2 क्षेत्र है। एक तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला हो गया। इस क्षेत्र को बोलते हैं महाराष्ट्र, यानी दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र बोलते हैं। दक्कन का क्षेत्र, इसमें क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। दक्कन का मिट्टी अब याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना है कि दक्कन का मिट्टी कैसा होता है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? दलहन के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? दलहन के लिए। तो दक्कन का जो क्षेत्र था वहां पे आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्कन के क्षेत्र में कौन सा आएगा? रैयतवाड़ी। क्या आएगा? रैयतवाड़ी। अब यहाँ पे पढ़ लिया स्थायी बंदोबस्त, अब ये जाएगा रैयतवाड़ी। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। अब इसमें क्या किया गया कि डायरेक्ट अब किसान से टैक्स लेगा अंग्रेज। पहले जमींदार रखा था, अब इसमें क्या होगा? डायरेक्ट किसान से टैक्स लेगा। तो जमींदार स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? अब रैयतवाड़ी कौन लाएगा? रीड और मुनरो। रीड और मुनरो, इसको नाम याद रखना है, दरोगा में पिछले बार पूछ लिया था। ठीक है, रैयतवाड़ी कौन लाया था? रीड और मुनरो। इसको VVI कर लेना है। र से रैयत, र से रीड, यहाँ से याद रखना है। रीड और मुनरो। रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी कौन लाया था? रीड और मुनरो। कहाँ पे लाया था? दक्कन के क्षेत्र में। रैयत मतलब क्या होता है? पूछता क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त में कौन सा सर्वे सर्वा होता था? तो जमींदार होता था। जो रैयतवाड़ी में किससे टैक्स डायरेक्ट वसूला जाता था? रैयत यानी किसान से वसूला जाता था। लाया कौन था? रीड और मुनरो। इसको याद रखना। रैयतवाड़ी कौन लाएगा? रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी कौन लाएगा? रीड और मुनरो। इसमें 50% था। इसमें क्या था? 50%, यानी जितना उपज हो रहा है उसका 50% अंग्रेजों को दे देना है, 50% किसान खुद अपने पास रख लेता था। अगर 1 क्विंटल गेहूं उपजाया तो 50 किलो गेहूं अंग्रेजों को दे देगा और 50 किलो गेहूं अपने पास रख लेगा। 50%, यानी 50% को जब तोड़ेंगे बट्टा में तो 1/2 होगा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी कहाँ आया? दक्कन के क्षेत्र में। दक्कन क्षेत्र महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्कन का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? दलहन के लिए, दाल के लिए। यहाँ पे कौन सा व्यवस्था है? रैयतवाड़ी। रैयत मतलब क्या था? डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया था। यहाँ पे कोई जमींदार नहीं था, यानी बिचौलिया नहीं था, डायरेक्ट किसान टैक्स देता था।
कितना परसेंट, 50%, यानी 1/2। और इसको लाया कौन था, रीड और मुनरो। लाया कौन था, रीड और मुनरो। वीडियो फ्रेश आ रहा है। अब यहाँ पे आएगा महलवाड़ी क्षेत्र। यहाँ पे क्या आ जाएगा, महलवाड़ी। महलवाड़ी जो कौन सा क्षेत्र हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इस सब क्षेत्र में कौन आया, महलवाड़ी क्षेत्र। महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। एक अस्थायी बंदोबस्त, ये रैयतवाड़ी, ये कौन हो जाएगा, महलवाड़ी। महलवाड़ी को स्टार्ट किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी। कौन स्टार्ट करता है, हॉल्ट। महल से मैकेंजी याद रखना है, मैकेंजी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी स्टार्ट कौन करेगा, हॉल्ट मैकेंजी। इसमें भी 1/2 यानी 50%। इसमें कौन, इसमें गांव का एक मुखिया होता है। महलवाड़ी में क्या हो जाएगा, गांव का एक मुखिया होगा। गांव का क्या हो जाएगा, महल मतलब क्या होता है, एक समूह होता है। महल मतलब क्या होता है, एक समूह। तो गांव के ही लोगों में कोई जमींदार नहीं होगा, लेकिन गांव का लोगों का एक क्या होगा, मुखिया होगा। वही मुखिया टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देगा, ठीक है। तो हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी किस क्षेत्र में आता था, नीचे वाले क्षेत्र में। यहाँ पे स्थायी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। महल मतलब क्या होता है, एक मुखिया होता है। महल मतलब एक समूह का मुखिया। तो इस गांव का एक मुखिया, हर गांव में एक मुखिया होता था, जिसका काम क्या था, टैक्स वसूल के देना, टैक्स वसूल के देना, ठीक है। कौन स्टार्ट किया था इसको, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। और ये बता दिए कि कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, बता चुके हैं। हो गया, इतना समझ में आया। इसको ऐसे मैप बना के कॉपी में लिख लेना है, और गौरव सर का क्लास करना है। गौरव सर ये सब कराते हैं, ठीक है। हाँ, क्लास लिख रही है, कर रही है। तो जो तुमको क्वेश्चन नहीं याद है, अभी शुरू में 7 दिन 1 घंटा क्लास करने में 2.5 घंटा समय लगेगा तुमको। हाँ, शुरू में 7 दिन उसी समय लगेगा। और याद रखना है 15 नंबर आएगा NTPC उसी में से। 15 नहीं, उसको 40 में से मान लो 30 क्वेश्चन उसी में से आएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं जितना सब रिवीजन उसमें हो जाएगा। हर दिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर दिन कुछ ना कुछ रिवीजन कराते रहते हैं। 7 दिन क्लास करना है। मैथ रीजनिंग पूरा कॉपी में लिख के पढ़ना है, ऐसे थोड़े खाली रिजल्ट पढ़ने से। अब देखिए, बीच में सर्जन शोर भी आते हैं, लेकिन सर्जन शोर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। सर्जन शोर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसका हम लोग पढ़ेंगे किसके बाद, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली। वीडियो फ्रेश आ रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली, 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 लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, इसने सहायक संधि शुरू की थी। क्या की थी, सहायक संधि। बहुत में भी यही क्वेश्चन है, सहायक संधि। पूछ दिया सहायक संधि कौन शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि पद्धति किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन वेलेस्ली से पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले। नाम याद आ रहा है, डुप्ले। कौन युद्ध में हार गया, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब हुआ था, 49 से 54। 49 से 54, 5 साल चला था। पहला 46 से 48, 49 से 54, तीसरा 7 साल, 56 से 63, ठीक है। तो डुप्ले, सहायक संधि का जनक किसको कहा जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को। सहायक संधि शुरू किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक किसको कहा जाएगा, डुप्ले को। डुप्ले को सबसे पहले इसने सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि में क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 राज है, जैसे मोतिहारी हो गया और एक बेतिया राज हो गया। हम हो गए अंग्रेज, चाहे हम जो भी हो गए, तो हमारे पास भी कुछ सेना है, तो हम सहायक करेंगे किसी को। बोलेंगे कि देखो, हम मोतिहारी वाले को बोल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ युद्ध लड़ेंगे और बेतिया वाले को हरा दिया जाएगा। हराने के बाद लेकिन तुम्हारे यहाँ से हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, तुम्हारा सब कुछ हम देखेंगे और तुम बस शासन चलाओ, टैक्स हमको वसूल के दो, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी बाहर से अटैक होता है तो हम उसको संभालेंगे, हम लड़ेंगे, तुमको शांति से बस शासन चलाना है, तुम चुपचाप राजा बने रहो, सब काम हमको करने दो। ये होता है सहायक संधि। तो सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। लेकिन पहली बार इसका ये फेल हो गया था, डुप्ले का फेल हो गया था। सहायक संधि लाया कौन था, डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन शुरुआत किसने की थी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली। शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। अब सहायक संधि करने वाले कुछ राज हैं। सहायक संधि करने वाले, पहला राज पूछ देता है हैदराबाद,
हैदराबाद। 1798 से इसका कार्य था 1798 से 1805। 1805 इसका कार्यकाल कब रहता है? 1798 से 1805। ठीक है, तो सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। पहला राज्य जो सहायक संधि स्वीकार किया हैदराबाद, कब किया? 1798 ईस्वी में। कब किया? 1798 ईस्वी में। यही पूछता है। ठीक है, सिर्फ पहला राज्य पूछेगा, सहायक और भी है लेकिन सिर्फ पहला राज्य याद रखना है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हाँ, सहायक संधि शुरू किसने किया? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, उसका जनक डुप्ले है और उसको शुरू के लॉर्ड वेलेस्ली। हैदराबाद ने सहायक संधि कब स्वीकार किया? हैदराबाद हाँ, 1798 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें पूछता है इंदौर के होलकरों ने, इंदौर बहुत बीबीआई नोट है, इंदौर के होलकरों ने, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। कॉपी में लिख लेना है 2 लाइन की। पूछता है इनमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो इंदौर के होलकरों जो थे, इंदौर के जो होलकर थे वो सहायक संधि क्या किए थे? स्वीकार नहीं किए थे। तो पहला सहायक संधि हैदराबाद 1798 ईस्वी में। ठीक है, मैसूर भी है, मैसूर 1799 में मैसूर भी लिखी लो। मैसूर ये दूसरा नंबर पे है, 1799 में स्वीकार कर लेता है। मैसूर कब करता है? 1799 में कर लेता है। अवध 1800 में। बस यही दो याद, मेनली ये याद रखना हैदराबाद। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? कब किया? 1798। 1799 में मैसूर कर लेता है। ठीक है, दूसरा राज्य पूछेगा तो मैसूर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था खुद को? बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर। ये भी याद रखना है, पूछेगा इनमें से कौन खुद को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, सहायक संधि शुरू किसने किया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ, ये बीबीआई क्वेश्चन है। सहायक संधि शुरू किसने किया था? पहली बार किसने एक्सेप्ट किया? कब किया? 1798। इसके बाद एक छोटा सा कार्यकाल आता है सर जॉर्ज वारलो का। ठीक है, सर जॉर्ज वारलो। ठीक है, इसको नाम याद रख लेना है, इसमें लिख लेना है। वेलोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज वारलो के समय हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी में लिखना होता है, एक लाइन में लिख देना। बोल दे रहा है कि वेलोर में सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? सर जॉर्ज वारलो के समय। वेलोर में सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज वारलो। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है। एक वो 1909 वाला नहीं है, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय आएगा, जिसमें 1900 मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, इसके समय में कोई अच्छा चीज नहीं हुआ। ठीक है, कल इस सबके बारे में, हेस्टिंगस लॉर्ड प्रथम के बारे में कल पढ़ेंगे। बंद कर दो।